नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 जून, दिन मंगलवार। खबरों के बनने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन पर बनेगी हाईटेक स्मार्ट पार्किंग सुविधा। पटना के गांवों में 13,000 लगेंगे सोलर स्ट्रीट लाइटें। पटना में जल्द ही सीएनजी बसों की जगह दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। बिहार में फिल्म शूटिंग आसान, सिंगल विंडो से मंजूरी तेज। जायसवाल के बाहर होने पर आकाश चोपड़ा ने चयन पर उठाए सवाल। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक रहेंगे बंद। पटना में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी के आदेश के अनुसार प्ले स्कूल, नर्सरी और प्री स्कूल समेत सभी शिक्षण संस्थान 22 जून से 27 जून 2026 तक बंद रहेंगे। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी स्कूलों को शैक्षणिक गतिविधियां पुनः निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। आदेश उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। पटना में पीएनजी योजना की धीमी गति बनी चुनौती। पटना में पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन देने की रफ्तार बेहद धीमी है। गेल इंडिया ने 10 मार्च से 20 जून के बीच 100 दिनों में केवल 8,230 नए कनेक्शन दिए हैं, यानी कि औसताना 82 प्रतिदिन। नगर निगम क्षेत्र के 5 लाख से अधिक घरों में भी अभी करीब 4.62 लाख घर पीएनजी से वंचित है। मौजूद गति जारी रही तो सभी घरों तक कनेक्शन पहुंचाने में लगभग 15 साल 6 महीने लग सकते हैं। गेल ने मैन पावर और एजेंसियों की कमी को वजह बताया है। कंपनी नए कर्मियों और एजेंसियों की नियुक्ति और प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है। पटना जंक्शन पर बनेगी हाईटेक स्मार्ट पार्किंग सुविधा। पटना जंक्शन के दूध मार्केट से जेपीयू तक करीब 1.30 लाख वर्ग फीट में हाईटेक स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। यहां लगभग 6,000 बाइक और कार पार्किंग हो सकती है। साथ ही 1.70 लाख वर्ग फीट में सर्कुलिंग एरिया विकसित होगा। परियोजना के तहत पावर हाउस और संचार कार्यालय को कारबिगैया शिफ्ट किया जाएगा, जिस पर पहले चरण में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सितंबर से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। स्मार्ट पार्किंग में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, डिजिटल भुगतान और बेहतर सुरक्षा, नियमित यात्रियों के लिए मंथली पास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पटना में बिना अनुमति किराया बढ़ाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों द्वारा बिना अनुमति किराया बढ़ाने की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला परिवहन पद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया के बिना किराया बढ़ाना अवैध है और ऐसा करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग ने सभी वाहनों पर किराया सूची के प्रदर्शित करना अनिवार्य बताया है, ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके। प्रमुख इलाकों में जाँच अभियान चलाने की भी तैयारी है। यात्रियों से भी मनमाना किराया वसूलने वाले चालकों की शिकायत करने की अपील की गई है। पटना के गांवों में 13,000 लगेंगी सोलर लाइटें। पटना जिले की पंचायतों में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइटें योजना के तहत 13,687 से अधिक सोलर लाइटें लगाने का काम तेजी से चल रहा है। कुल 44,560 लाइटों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 30,873 पहले ही लग चुकी है। शेष लाइटें पर लगभग 41.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 309 पंचायतों के हर वार्डों में 10-10 लाइटें लगाई जा रही है। एजेंसियों को 5 साल तक रख रखाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना में खुलेंगे 2 अर्बन हेल्थ सेंटर, मिलेगा मुफ्त इलाज। पटना में दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक मॉडल पर 2 नया अर्बन हेल्थ सेंटर शुरू होने जा रहे हैं। दरियापुर भट्टी वार्ड संख्या 38 और नंद नगर कॉलोनी वार्ड संख्या 48 में बने इन केंद्रों का उद्घाटन जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार करेंगे। यहां लोगों को मुफ्त इलाज, जांच और जरूरी दवाएं मिलेंगी। केंद्रों में ओपीडी, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध होगा। दरियापुर भट्टी केंद्र में 1.16 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें 12 कमरे और 6 बेड है। नंदनगर केंद्र से 1 लाख से अधिक लोगों को, खासकर छात्रों और गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। पटना में जल्द ही सीएनजी बसों की जगह दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। पटना में जल्द ही 100 सीएनजी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पीएम ई बस योजना के तहत बीएसआरटीसी को 150 ई बसें मिलेंगी, जिनमें 100 बसें के शहर के 6 रूटों पर चलेंगी और 50 बसें बिहटा, बिहार शरीफ व हाजीपुर रूटों पर संचालित होंगी। अगले महीने से सेवा शुरू होने की संभावना है। नई बसों से यात्रियों का इंतजार कम होगा और सफर अधिक सुविधाजनक बनेगा। साथ ही प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पटना को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बड़ी सौगात मिलेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। पीएमसीएच में लगेंगे 2 अत्याधुनिक ऑर्थोस्कोपिक सिस्टम। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएमसीएच में
53.43 लाख रुपए की लागत से 2 अत्याधुनिक ऑर्थोस्कोपिक सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BMSICL ने दृढ़ अनुबंधित फर्म को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया है और जल्द ही उपकरणों की स्थापना पूरी हो सकती है। इन सिस्टमों से हड्डी और जोड़ संबंधी रोगों के निदान और उपचार के चिकित्सकों को उन्नत तकनीक से सहायता मिलेगी। विशेष रूप से घुटना, कंधा और अन्य जोड़ों की जटिल समस्याओं के इलाज में लाभ मिलेगा, जिससे मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। गुजरात महाराष्ट्र तर्ज पर पटना सिटी में निकलेगी शोभा यात्रा। 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पर पटना सिटी में गुजरात महाराष्ट्र की तर्ज पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। समाज सेवी राजेश्वर राय की अध्यक्षता और संजीव यादव के संचालन में हुई बैठक में इसकी रूपरेखा तय की गई। यात्रा को 2 दिशाओं से शुरू होकर मनोज कमल्य स्टेडियम में समाप्त होगी, जहां पुष्प वर्षा होगी। इनमें भगवान श्री कृष्णा पर आधारित झांकियां, गीत, श्लोक पाठ और कृष्णा सजा प्रतियोगिता होंगी। आयोजक ने इसे ऐतिहासिक और युवाओं के लिए प्रेरणादायक आयोजन बताया है। कन्हौली शेरपुर रिंग रोड से बदलेगी पटना की तस्वीर। पटना में कन्हौली शेरपुर रिंग रोड परियोजना के लिए 177 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बदले रैयतों के कुल 252.76 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। इसमें 127 करोड़ रुपए NHI और 127 करोड़ रुपए पथ निर्माण विभाग देगा। अब तक 36 रैयतों को 3.38 एकड़ जमीन के बदले 12.52 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बिहटा और मनेर अंचल के कई गांवों में जमीन दी जाएगी। कुल 912 रैयतों की जमीन शामिल है। मुआवजा वितरण पूरा होते ही सितंबर-अक्टूबर से निर्माण शुरू होने की संभावना है। आज से शुरू होगी पॉलिटेक्निक चॉइस फिलिंग प्रक्रिया। बिहार संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के 2026 के तहत पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पार्षद ने बताया कि अभ्यर्थियों की मेधाक्रम में सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 23 जून यानी कि आज से शुरू होगी। पार्षद ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी पहले चरण में विकल्प नहीं भरेंगे, उन्हें आगे के दौर में अवसर नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को समय पर पूरी प्रक्रिया करने की सलाह दी गई है। बिहार में फिल्म शूटिंग आसान, सिंगल विंडो से मंजूरी तेज। बिहार सरकार ने फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए फिल्म निर्माताओं को अलग अलग विभागों से अनुमति लेने की झंझट से राहत मिलेगी। निगरानी विभाग ने इस व्यवस्था के लिए DG ईरानी को नोडल पद अधिकारी नियुक्त किया है। इससे शूटिंग की मंजूरी तेज और सरल होगी। सरकार का उद्देश्य समय और संसाधन बचाना है। इस पहल से बिहार में फिल्म निर्माण गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। पटना में 7 दिनों में 88 लाख की बड़ी चोरी। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में 7 दिनों के भीतर 2 फ्लैटों से 88 लाख रुपए से अधिक की चोरी के मामले सामने आए हैं। 17 जून को बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में शेयर कारोबारी पुष्कर कुमार के परिवार में मुंडन समारोह में गांव जाने के दौरान बंद फ्लैट से करीब 53 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। वहीं 12 जून को वृंदावन यात्रा पर गए अभय कुमार मानव के बंद फ्लैट से खिड़की तोड़कर 35 लाख रुपए की संपत्ति उड़ा ली गई। दोनों मामलों में पुलिस अब तक चोरों का सुराग नहीं लगा सकी है। पटना का मल्टी मॉडल हब बना जाम का कारण। पटना में JPO बुद्धा मार्ग में नो जाम जोन बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बने मल्टी मॉडल हब का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। फर्स्ट फ्लोर पर ऑटो की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण सेकंड फ्लोर का रास्ता बाधित है, जिससे कार चालकों को पार्किंग तक पहुंचाने में परेशानी होती है। नीति जतन लोग अब हब का उपयोग नहीं कर पा रहे और आसपास के सड़क पर जाम बढ़ रहा है। JPO गोलंबर और पटना जंक्शन क्षेत्र में ऑटो चालकों की मनमानी से स्थिति और खराब हो गई है। लोगों ने अलग लेन, नो पार्किंग व्यवस्था और सख्त निगरानी की मांग की है। पटना PMCH के हड्डी विभाग में बढ़ी इलाज की सुविधा। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में लंबे समय से चली आ रही ट्रैक्शन टेबल की कमी अब पूरी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और BMSICL की ओर से अस्पताल को 3 नए ट्रैक्शन टेबल उपलब्ध कराया गया है। पहले एक ही टेबल होने के कारण मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। नए उपकरण से फ्रैक्चर, हिप और फीवर सर्जरी में सुविधा मिलेगी। डॉक्टरों के अनुसार इससे मरीजों को स्थिर रखने और उपचार में तेजी आएगी, जिससे इलाज की गुणवत्ता और रिकवरी बेहतर होगी। रिकॉर्ड बैंक के लोन से बिहार की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत।
बिहार में आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए बैंक 2026-27 में 4.95 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटेंगे, जो पिछले साल से 1.59 लाख करोड़ अधिक है। यह निर्णय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिया गया है। कृषि, उद्योग, डेयरी, फिशरीज और सरकारी योजनाओं पर खास फोकस रहेगा। सरकार ने कर्ज जमा अनुपात सुधारने के लिए बैंकों पर दबाव बनाया है और कम लोन देने की चेतावनी भी दी है। इससे निवेश, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में भीषण गर्मी और उमस का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री से 42 डिग्री तक, जबकि रात का तापमान 28 डिग्री से 30 डिग्री तक रह सकता है। आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण लू जैसी स्थिति बनी रहने की संभावनाएं हैं। फिलहाल बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क व उमस भरा रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने का आदेश भी दिया है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी व ओआरएस पीने की सलाह दी गई है। बिहार में खतरनाक भवनों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में बिल्डिंग बायलॉज 2026 को ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें जर्जर और खतरनाक भवनों पर सख्त कार्रवाई की प्रावधान है। यदि कोई भवन सुरक्षा के लिए खतरा पाया जाता है तो प्राधिकरण उसे मरम्मत कराने, खाली कराने या ध्वस्त करने का आदेश दे सकेगा। आदेश न मानने पर प्रशासन स्वयं कार्रवाई के खर्च मालिक से वसूलेगा। आपात स्थिति में तत्काल भवन खाली कराया जा सकेगा और पुलिस की मदद से ली जा सकती है। ध्वस्तीकरण से पहले बिजली, पानी और अन्य कनेक्शन काटना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भवन मालिक पर भी होगी। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी दरभंगा हाउस की। दरभंगा हाउस पटना के गंगा के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक महल है, जिसे 1901 में दरभंगा राज्य परिवार ने बनाया था। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार चार्ल्स मुंडल ने तैयार किया था, जिन्होंने आनंद बाग पैलेस का भी निर्माण किया था। महल के बीचों बीच स्थित देवी काली मंदिर इसकी प्रमुख विशेषता है, जहां पहले केवल शाही परिवार का प्रवेश था, लेकिन अब आम श्रद्धालु भी इसका दर्शन कर सकते हैं। 1955 में इसे पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया गया और वर्तमान में यह विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा है, जहां स्नातक उत्तर अध्ययन होते हैं और यह स्थल पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बिहार सरकार ने 15 आईएएस का किया बड़ा तबादला। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर का बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को अधिसूचना जारी की है। इसमें 5 पूर्व डीएम को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचरण कंपनी का एमडी, नवदीप शुक्ला को कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव, पवन सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव, विशाल राज को पावर जनरेशन कंपनी का एमडी और प्रमोद कुमार को उच्च शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। कई नगर आयुक्त और डीडीसी भी बदले गए हैं। गंगा में नहाने गए 3 किशोर की डूबने से हुई दर्दनाक मौत। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हैतनपुर घाट पर गंगा स्नान के दौरान 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान पीयूष कुमार 10 वर्ष, तेज कुमार 12 वर्ष और प्रिंस कुमार 13 वर्ष के रूप में हुई है। रविवार सुबह दोस्तों के साथ स्नान करने गए 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। ग्रामीण ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से गाँव में मातम छा गया और प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल 20-20 हजार रुपए की सहायता दी और 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। फर्जी एनकाउंटर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ज्वाल माल्या बगासी की खंडपीठ ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने से मना करते हुए याचिकाकर्ताओं को पहले रजिस्ट्रार के समक्ष मेशनिंग करने का निर्देश दिया। फिलहाल इस फैसले के बाद मामले की तत्काल सुनवाई टाल दी गई है और आगे की प्रक्रिया रजिस्ट्रार के आदेश पर निर्भर करेगी। पटना में तेलंगाना पुलिस ने 84 लाख लूट आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना के फुलवाड़िया शरीफ इलाके में तेलंगाना पुलिस ने 84 लाख रुपए की लूट मामले में मोहम्मद आदिल नामक युवक को हिरासत में लिया। करीमनगर में हुई इस लूट की जांच के दौरान पहले एक आरोपी को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आदिल तक पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से बावली मोहल्ले में छापेमारी कर उसे पकड़ा गया। हिरासत के बाद कुछ लोग इसे छुड़ाने थाने पहुंचे। आरोपी को ट्रांजिट रिमांडर पर तेलंगाना ले जाया जाएगा, जहां अदालत में पेशी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमले का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार।
गोपालगंज के बेलसंड गांव में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और पटना एम्स में भर्ती है। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर विशेष टीम जांच कर रही है और अन्य आरोपी की तलाश में हथियार बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस स्पीड ट्रायल की तैयारी कर रही है। जायसवाल के बाहर होने पर आकाश चोपड़ा ने चयन पर उठाए सवाल। आकाश चोपड़ा ने जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह न मिलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जायसवाल लगातार रन बना रहे हैं और 2 शतक भी लगा चुके हैं, फिर भी उन्हें बाहर रखना समझ से परे है। चोपड़ा के मुताबिक जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया मैच में नवादा शतक जड़ा है, लेकिन इसके बावजूद चयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे विकल्पों की मौजूदगी में जायसवाल के लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया है। जायसवाल ने सवाल उठाया कि आखिर वह और क्या करे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है आलोक कुमार, अमरजीत कुमार और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, बिहार का कौन सा जिला सबसे तेजी से विकसित हो रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।